हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो इसमें हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी की दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले। फर्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक मैनेजमेंट। थोड़ी सी बैकग्राउंड चलकर भी बताऊंगी कि ये हमारे मतलब कि हमारे देश में ये अर्थक्वेक आते क्यों हैं और कौन कौन सी रीज़न है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड वन इज़ क्लाउड बर्स्ट। आज के डेट में आपको क्लाउड बर्स्ट की जो कहानी है और जो बार बार आपको ये देखने को मिलता है जिससे काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजास्टर है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द हम लोग ये जो हमारी अप्रैल मंथ की है उसे मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करने का कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ आपका प्रीवियस जितनी भी फेब मंथ की मैगजीन की लेसन है वो भी आ रही है। PT 365 की भी लेसन आते रहेगी। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि मेरी सिलेक्शन हो गई है तो अब आप लोग की यहाँ पे लेसन ख़त्म हो जाएगी। लेसन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। मैं अपना 100% जैसे अभी भी कोशिश करती हूँ वैसे ही आगे भी कोशिश करूँगी और लेसन आते रहेगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है इसलिए मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, बट मैं जल्दी से बैक टू नॉर्मल होंगी और कोशिश करूँगी कि आप लोग को एक दिन में तो 2 वीडियो ज़रूर दूँ। और BPSC से रिलेटेड आप लोग के जितने भी क्वेरीज हैं मैं सबको इकट्ठा करते जा रही हूँ। और आप लोग को ऑल्टरनेट डेज में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ आप लोग को भी गाइडेंस वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, जो कि अपकमिंग शायद 65th की इंटरव्यू होने वाली है और 66 BPSC की मेंस होने वाली है। तो उसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो सके कि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अर्थक्वेक मैनेजमेंट। कैसे जो है ये अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको मैनेज करने का हमारे देश में क्या सिस्टम है इसके बारे में समझते हैं। अब ये हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इट मीन्स कि ये हम लोग अप्रैल मंथ की लेसन देख रहे हैं और अभी हम लोग जून में हैं। तो रिसेंटली कहने का मतलब है कि अप्रैल मंथ में ये आसाम वाले रीजन में 6.4 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया था, एक मैसिव अर्थक्वेक। यानी कि अगर हम लोग रिश्टर स्केल में ये देखते हैं, मेज़र करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड से ये आपका अर्थक्वेक आया है, तब उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो ज़्यादा अर्थक्वेक आपका था या फिर मैसिव था या फिर लो था, या जिस भी तरीके का था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली ये समझिए कि अर्थक्वेक होता क्या है। प्यार से हिंदी में इसे भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक एक वाइब्रेशन होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ बैठे हो कहीं पे भी तो मेरी लेसन सुन रहे हो और जस्ट आपकी बॉडी शेक होगी या फिर आपके अगल बगल मटेरियल शेक होगा। देखिए, अगर लो मैग्नीट्यूड का हो या हाई मैग्नीट्यूड का हो, सबसे पहले जो आप देखोगे तो आपके अगर सामने या कहीं पे भी बॉटल है, बॉटल में अगर आज के डेट में सैनिटाइज़र है या फिर वाटर है ना, तो आप देखोगे कि इस बॉटल में वाटर और जो सैनिटाइज़र है वो सबसे पहले शेक करता है। उससे आपको समझ में आएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग वॉक भी करते हैं या फिर हम लोग ड्राइव वगैरह करते हैं तो नहीं फील होता है कि हाँ अर्थक्वेक आया कि नहीं आया, लेकिन एक हल्का सा भी शेक जो है ना वो आपको अगर फील नहीं हुआ तो आपके बॉटल में पानी जो शेक होगा ना उससे पता चल जाएगा। तो बस यही चीज़ है कि किसी भी वाइब्रेशन है, अर्थ हमारा जो अर्थ सरफेस है ना उसकी वाइब्रेशन को हम लोग प्यार से अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों होता है? कुछ वेव्स के कारण होता है। कुछ वेव्स है जिसके कारण आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, P वेव, S वेव, तो ये भी मैं बाद में बताऊंगी। बट यहाँ पे आप समझो कि कुछ वेव्स है जिसके कारण जो है ये सडन वाइब्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जितनी तेज़ी से वाइब्रेशन होता है ना, बस उसी तेज़ी से हम लोग समझते हैं कि हाँ जितना तेज़ी से होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, उतनी ज़्यादा बर्बादी होगी। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा ये अर्थक्वेक आती है और बहुत डैमेजिंग अर्थक्वेक है। जैसे अगर आप लोग देखो तो 1967 में कोयना में था, आसाम में 1988 की, यानी कि एक ऐसी अर्थक्वेक है ना जो कि आज के भी डेट में आप याद कर सकते हो कि अर्थक्वेक इस तरीके का अर्थक्वेक था जिसमें कि सारे तहस नहस हो चुके थे। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे जो पूल्स होते हैं, हमारे ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्षति होता है अगर इस तरीके का अर्थक्वेक आता है तो। उसके बाद लातूर का 1993 में है और भुज का आपका 2001 का है। तो अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोयना, ये आप लोग जाके सर्च करो या पता होगा तो ये बताइए कि किस स्टेट में आता है। आसाम तो आसाम है, लातूर मैं बता देती हूँ ये है महाराष्ट्र में, और फिर आपको भुज भी बताना है। ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत जो जगह होता है जो न्यूज़ में होता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कीजिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है मैप में। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग मेरे साथ भी, अब आप लोग को भी मैं मेहनत कराऊंगी। ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग ना मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हो कमेंट बॉक्स में और जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर नहीं देते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैं एट एनी कॉस्ट आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो आप लोग को भी एट एनी कॉस्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए, एज पर अगर अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स देखें, ये रिपोर्ट है जो कि 2019 की रिपोर्ट है। इसके द्वारा बताया गया है कि लास्ट 25 ईयर्स में इंडिया में देखने को मिला है कि बहुत सारे मॉडरेट लेवल के अर्थक्वेक आए हैं और इससे जो है 40,000 लोगों की जान गई है।
और क्यों? क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं, लोगों की जान इसलिए चली जाती है। मान लीजिए जिस बिल्डिंग में मैं बैठी हूँ, ये बिल्डिंग ही अगर गिर जाए तो मैं तो बचने से रही। तो वही चीज़ें होती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बिल्डिंग गिर जाती है। और बिल्डिंग में आप लोग जानते हो कि एक ही फैमिली में 4-5 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है तो कहने की बात नहीं है। और बहुत सारे इतने स्टोरी बिल्डिंग होते हैं तो उसमें तो कितने लोग होते हैं। तो यही बात हो जाती है, मेन प्रॉब्लम यही है। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी शानदार है, आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अकरेंस ऑफ अगर सेवरल डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखें तो कुछ एरिया में होता है, कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पे आप देखो कि बराबर वो हिलते ही रहता है, शेक करते ही रहता है कि नहीं। तो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है। साथ ही साथ हम लोग अगर बात करें कि हमारे इंडिया में कैसा मैनेजमेंट है, इससे पहले मैं बेसिक चीज़ें पे बात करना चाहती हूँ। बेसिक ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे देश में कौन कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है अर्थक्वेक का, और कौन कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ कम आपको रिस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए सिस्मिक जोन बताया गया है और ये 2002 में ये मैप बनाया गया, लेकिन आज भी यही फॉलो करते हैं और ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पूरे देश को 4 जोन में ये डिवाइड किया गया है। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जोन 1 से स्टार्ट होता है, नहीं, जोन 2 से स्टार्ट होता है, 3rd 4th 5th है। अब ये इसके पीछे क्या है, ये एक लॉजिक है, क्योंकि जोन 1 सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जोन 1 से लेकर 5 था, लेकिन अब जोन 1 को भी गायब कर दिया गया क्योंकि जोन 1 और 2 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ जोन 1 को गायब किया गया और जोन 2 है जो कि लो रिस्क जोन है। अब ये आप देखो कि यहाँ पे जितना भी आपका इंटीरियर एरिया है ना, सब आपका कहाँ आ जाता है, लो रिस्क में। क्योंकि अर्थक्वेक होता क्यों है ये आप लोग बताइए। अर्थ की मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। अर्थ क्या, एक प्लैनेट है, इसकी मूवमेंट के कारण होता है, या फिर अगर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा गया तो फिर अर्थक्वेक आ जाता है कि नहीं। तो प्लेट एक दूसरे से जब टकराते हैं ना, तो वहाँ पे वो रीजन आपका बहुत सेंसिटिव रीजन हो जाता है सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये जब से सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क वाला एरिया है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, क्योंकि आप लोग देखते हो कि यहाँ से हमारी जो है वो एशियन प्लेट से हम लोग कनेक्टेड है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि ये सारे एरिया, जो रेड वाला एरिया है ना, जहाँ पे रेड मार्क किया गया, वो आपका हाई जोन है, यानी कि हाई यहाँ पे चांसेस होती है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है आपका शेक होता है, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से आपका अर्थक्वेक आने की चांसेस होती है। अब ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं पेनिसुला इंडिया। पेनिसुला इंडिया बेचारा अपने तो चारों ओर से पानी से घिरा है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कहाँ से आपका जो है ना अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि ये तो पानी से घिरा है। अब जहाँ पे प्लेट प्लेट आपके जो है सटे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ये इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक्चुअली ये इंडियन प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या फिर इंडिया का पोजीशन जो है आज के डेट में हम लोग नेपाल से देखते हैं, हिमालय से लगा हुआ देखते हैं, तो ये हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। इतना तो पता है कि आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे, लेकिन चलिए फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आप लोग देखिए कि ये हो गया वेरी हाई रिस्क, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है और इसके कारण जो है इसकी इफेक्ट थोड़ी बहुत अंदर देखने को मिलती है, जो कि आपको ये ऑरेंज वाला रीजन देखने को मिलेगा। जब यहाँ वाली एरिया में आपका अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियसली कि इसके अगल बगल वाली रीजन भी थोड़ा तो इफेक्टेड होंगी ही ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हाई रिस्क जोन। वेरी हाई रिस्क जोन तो रेड वाला है, और उसके अगल बगल वाले रीजन क्या आ जाते हैं, तो वो हाई रिस्क जोन आते हैं, जो कि 4th वाले आपका जोन में आता है। 3rd जोन की अगर बात करें तो ये आपका मॉडरेट है। अब ये मॉडरेट क्या हो गया कि मान लीजिए कि अगर इंटेंसिटी जैसे आसाम में आप देख रहे हो, तो आसाम में तो ये पूरा आपका वेरी हाई रिस्क जोन है। मान लीजिए कि ये आपका रीजन है बिहार वाला, तो बिहार में अगर ये वेरी हाई रिस्क जोन में आता है और यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी है वो 7 मैग्नीट्यूड से अगर ये आपका यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो इसके अगल बगल वाला जो एरिया है वो तो यहाँ पे इफेक्टेड होगा ही, वो तो हाई रिस्क जोन में आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो थोड़ा और दूर तक देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि बिहार में बहुत तेज़ी से आ रहा है, 7 मैग्नीट्यूड से आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हम लोग दूर तक देख सकते हैं, यानी कि उड़ीसा में भी फील कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी फील कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बिहार में मान लीजिए कि मात्र 3 मैग्नीट्यूड्स रहा, 3 मैग्नीट्यूड से ये आपका आया, तो इसका इम्पैक्ट अगर आप लोग देखो तो बहुत मुश्किल से नीचे जो झारखंड है वहीं पर देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। तो यही डिपेंडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने रफ्तार से, कितनी तेज़ी से, कितने मैग्नीट्यूड से ये अर्थक्वेक आया है। उसके बाद अगर आप ये येलो एरिया देख रहे हो, तो ये पूरी येलो एरिया कहाँ पे आता है, तो ये जोन 3rd में आता है। इट मीन्स कि ये मॉडरेट रिस्क जोन जो है वो आपको ये सारे एरिया देखने को मिलेगा, फाइन। और उसके अंदर आप देखो जो इंटीरियर है ब्लू कलर वाले हैं, ये क्या है, तो ये आपका जोन 2 में आएगा, जो कि लो रिस्क जोन है। अब आप इतना तो समझ गए, ये 4 तरीके का कैटेगरी है। जोन 1 से स्टार्ट नहीं होता, जोन 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 4 कैटेगरी है। तो अब आपको ये काम करनी है कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपको बतानी है कि आप किस जोन में आते हो। यहाँ पे देखिए, आप लोग सर्च कीजिए कि आप लोग किस जोन में आ रहे हो, और एक और कृपा हो जाएगी जब आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करोगे। तो चलिए इसका स्टार्ट कीजिए।
आप लोग अपने अपने स्टेट का नाम और नीचे जोन ज़रूर लिखिएगा। जिसकी आंसर सही होगी मैं उन्हें हार्ट ज़रूर दूंगी, और जिसके में हार्ट नहीं गया तो आप समझ जाइए कि आपकी आंसर गलत है। आपने जोन सही तरीके से आपने नहीं फाइंड आउट किया। फाइन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देख लीजिए कि 70 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं कि जब हमारा जो प्लानट जो हमारा ये इंडिया है वो मूव करना स्टार्ट हुए, और 50 मिलियन ईयर्स अगो तक आप देखो कि ये इक्वेटर तक पहुँच चुके थे। और उसके बाद जो है आज के डेट में देखने को मिलेगा कि ये इंडियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया था। तो जब दो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब आपकी कोलिजन होती है तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए कि दो आपका जो है एक हार्ड भी नहीं, आप मॉडरेट समझिए कि दो आपका यहाँ पे कूट है, ठीक है। अगर आप काटन भी लेते हो तो दो काटन को ज़ोर से अगर आप टकराते हो तो ज़रूर है कि ये जो एज है ना ये आपका थोड़ा सा उड़ उठ जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, इसको फोल्ड बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट और जब इंडियन प्लेट आपस में टकराई ना तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। अब ये आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा अलग प्लेट है और ये अलग प्लेट है, तो इसलिए ये जो जोन हम लोग देखे थे ये तो हाई रिस्क जोन था, जोन 5 हम लोग अभी देख रहे थे। तो ये जोन 5 भी इसलिए था क्योंकि आप लोग देखो कि यहाँ पे ही टकराव होती है, हमारी इंडियन प्लेट मूव करते रह रही है। प्लेट जो है ना वो आपका एकदम से स्टैटिक नहीं है, मूवमेंट होती है, हर एक प्लेट में मूवमेंट होती है, चाहे ये अरेबियन प्लेट हो, चाहे हमारा इंडियन प्लेट हो, चाहे आप देखो यूरेशियन प्लेट हो, अमेरिका प्लेट हो, साउथ अफ्रीका प्लेट हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो, सब मूव कर रहा है। तो ये जब मूव करते हैं तो मूव करते करते जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं ना किसी से भी, तो ये जब टकराते हैं तभी हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ओके, तो कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो मैं ये आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी कि किस तरीके से जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ हमारे इंडियन प्लेट का। थोड़ा बहुत बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़रूरी है ये भी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्लेट के बारे में देख लीजिए। ये हमारा पूरा भारत है, प्यारा भारत हमारा। लेकिन यहाँ पे इसको देखिए ये सोमाली प्लेट है क्योंकि यहाँ पे सोमाली कंट्री देखने को मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। दिस वन इज़ अरेबियन प्लेट एंड दिस वन इज़ यूरेशियन प्लेट। ये है सुंदा प्लेट और साथ ही साथ ये बर्मा प्लेट है। तो ये पूरी तरीके से प्लेट है, इसे भी मैं बताऊंगी। तो देखिए 7 मेजर प्लेट है और बाकी माइनर प्लेट तो बहुत सारे हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो 7 मेजर प्लेट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडियन, यूरेशिया में ही अब काउंट हो जाता है, ये एशियन प्लेट में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। हल्का फुल्का आप लोग को ये सारे बातें भी याद करते रहना है, रिकॉल करते रहना है, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्थ को एक को मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब आप दो स्केल के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते होंगे। एक स्केल है जिसे रिस्टर स्केल कहते हैं एंड सेकंड वन इज़ मरकाली स्केल। लेकिन इन दोनों में हम लोग मेज़र क्या करते हैं? रिस्टर स्केल में हम लोग मेज़र करते हैं जैसे कि आप देखो कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ, कितना तीव्रता था। तीव्रता तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा, सॉरी। इंग्लिश में कहेंगे कि ये मैग्नीट्यूड कितने तेज़ी से आया और कितना एनर्जी, मेनली आप देखो कि अर्थक्वेक के सोर्सेज से, जो अर्थक्वेक का सोर्स है उससे कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ, उसको हम लोग देखते हैं रिस्टर स्केल में। और ये कहा गया इसकी भी कैटेगरी है, यानी कि इस स्केल में आप देखो क्लासीफाई किया गया है कि इसको अगर स्लाइट कहा जाए, यानी कि ठीक है हल्का फुल्का, अगर 4.9 मैग्नीट्यूड से आ रहा है तो मॉडरेट होता है अगर ये 6.9 तक रहा, ग्रेट होगा, बड़ा ये अर्थक्वेक माना जाएगा जो कि आपका 7 से 7.9 तक रहा, वेरी ग्रेट हो जाता है जब ये 8 मैग्नीट्यूड हो और या फिर इससे ज़्यादा हो रिश्टर स्केल में। तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं कि हाँ इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज कर पाते हैं। तो अभी जो ये आसाम में हमारा आया है अर्थक्वेक जो कि 6.4 मैग्नीट्यूड है इसका, तो 6.4 आप लोग समझ सकते हो कि कहाँ रखा जा रहा है, तो ये मॉडरेट लेवल पे, तो यानी कि मॉडरेट लेवल का ये अर्थक्वेक था। फाइन। सेकेंड वन इज़ मरकाली स्केल। मरकाली स्केल में हम लोग क्या यहाँ पे मेज़र करते हैं, तो इंटेंसिटी कि कितना स्ट्रेंथ है, यानी कि जो प्लेट यहाँ पे टकरा रहे हैं तो प्लेट टकराने के बाद कितना तेज़ी से ये शेक कर पा रहा है, कितना तेज़ी से ये आपका मूव कर पा रहा है, हिल पा रहा है, और उस जगह को आपका जो है ना आप कितने तेज़ी से हिल पा रहे हो, तो ये चीज़ें कही जाती है इंटेंसिटी में। और इंटेंसिटी किस पे मेज़र होती है, तो ये मरकाली स्केल में मेज़र होती है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो जो इंटेंसिटी है ये आपका रिपोर्ट किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में, 1 से 10 तक इसकी जो है ये आपको यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ इतनी इंटेंसिटी से आया है। और प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जितना शेक होगा, जितना ज़्यादा आप देखो कि शेक होगा उतना ज़्यादा डैमेजेस होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा तेज़ी से इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बिल्डिंग शेक होंगे, हिलते हैं। कई बार आप लोग देखोगे कि आपकी खुद की भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगी, या फिर आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो कि हाँ इस तरीके की वीडियोस होती है जहाँ पे अर्थक्वेक से जो है ना जो बिल्डिंग है वो मूव करते हैं। जब आप देखो कि बहुत लंबे लंबे स्टोरी बिल्डिंग होते हैं तो वो मूव करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा तेज़ी से अर्थक्वेक आएगा, जितना ज़्यादा शेक होगा उतना ज़्यादा जो है डैमेजेस होंगे, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट कितने में होता है, तो 10th नंबर पे होता है, लोएस्ट होता है 1st नंबर पे, तो ये भी ध्यान रखना है।
थोड़ी सी आ जाते हैं ये सिस्मिक वेव देखते हैं कि फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है। देखिए फोकस होता है, फोकस वो एरिया है जहाँ से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो इस तरीके से आपका वेव के थ्रू आता है, ये वेव बनते जा रहा है। और जब ये अर्थ सरफेस में पहुंच जाता है वेव, क्योंकि ये जो आपका फोकस से स्टार्ट होता है तो फोकस कहीं प्लेट के अंदर है, क्योंकि आप देखो कि अर्थ को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 3 लेयर में डिवाइड होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये जो आपका फोकस होता है ये कहीं अंदर होता है, मेंटल या कोर में आपको देखने को मिलेगा, जनरली मेंटल में होता है, ठीक है। तो आउटर कोर में भी देखने को मिलता है। तो ये इसको हम लोग फोकस कहते हैं कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्ट होते होते जब हमारे अर्थ क्रस्ट में जब ये पहुँचता है और अर्थ क्रस्ट से जब ये पूरी तरीके से फैलता है तो अर्थ क्रस्ट में हम लोग इसको एपी सेंटर कहते हैं। तो हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इंडिया में अर्थक्वेक मैनेजमेंट करने का क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सिस्मिक कोड है, यानी कि पहली जो सिस्मिक कोड है वो डेवलप किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया था जब पहली बार 1935 में कोयटा अर्थक्वेक आया था। तो कोयटा अर्थक्वेक आया था और उसके बाद जो है इस तरीके का सिस्मिक कोड बनाया गया। तो अब ये बालूचिस्तान में जो है रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो बालूचिस्तान के लिए ये देखने को मिला था। अब तो बालूचिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। फर्स्ट जो नेशनल सिस्मिक कोड देखने को मिला कि वो 1962 में डेवलप हुआ था। वहीं अगर इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखें बिल्डिंग कोड का, तो वो अभी भी आप देखो कि एक मेजर चैलेंज है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ये तो सिस्मिक कोड है, यानी कि कोड कब से निकल कर आया, तो 1935 से। अर्थक्वेक अगर इंजीनियरिंग देखें तो यानी कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का हमारे देश में, तो वो 1950 से स्टार्ट हुआ था। इट मीन्स कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, जो कि यहाँ पे काम करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग्स के तहत। बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग्स काम होते हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि देखिए जब भी अर्थक्वेक आती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी, साथ ही साथ जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ करना। कि आप लोग देखते हो स्कूल में भी आपको बताया गया था कि जब भी आप घर पे हो और अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे बेटर वे होता है अपने आप को सेव करना कि या तो घर का जो कॉर्नर होता है वहाँ आप खड़े हो जाओ, या फिर आप बहुत ही मजबूत जैसे टेबल वगैरह है, बेड वगैरह है तो बहुत मजबूत है, उसके अंदर आप लोग जो है घुस के अपने आप को सेव कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को अवेयर करना चाहिए, साथ ही लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वर्कशॉप करे, कुछ भी करे, लेकिन लोगों को बताना है कि हाँ इस तरीके के डिज़ास्टर को तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन डिज़ास्टर से होने वाली क्षति को हम लोग ज़रूर रोक सकते हैं अगर हमें कुछ भी थोड़ी भी अवेयरनेस है तो। अगर 2003 से 2007 के बीच में देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्रोग्राम ऑन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इट मीन्स कि ये एक तरीके का आप देखो कि टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे थी जिसके थ्रू हम लोग एक तो डिवाइसेस इम्प्लीमेंट कर रहे थे और साथ ही साथ जो है हम लोग लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये आपका ऑथोरिटी गाइडलाइंस आए 2007 में, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी गाइडलाइंस है। ये 6 पिलर यहाँ पे सजेस्ट किए थे कि कैसे हम लोग इंडिया में अपने देश में अर्थक्वेक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो 6 पिलर क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले आप देखो कि अर्थक्वेक से क्या होता है। अर्थक्वेक से मेनली हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इट मीन्स कि बिल्डिंग्स टूट जाते हैं। इवन यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो या फिर प्राइवेट कोई भी आईटी सेक्टर की बिल्डिंग्स हो वो टूट जाते हैं। हमारी सड़कें टूट जाती है, पुल्स गिर जाते हैं, ब्रिजेस गिर जाती है। तो इससे क्या होता है कि भारी नुकसान होता है। एक तो आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफ़ी साल लग जाते हैं, ह्यूज मनी वहाँ पे लगता है, लेकिन अगर एक डिजास्टर जो है ये सारी मेहनत हमारी बर्बाद कर देती है। तो ज़रूरत हमें ये है कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिज़ाइन करनी है। जैसे आज की डेट में आप देखो कि कहीं पे भी आप बिल्डिंग बनाते हो ना, तो उसका एक अलग ही क्राइटेरिया होता है और ये देखा जाता है कि ये बिल्डिंग जो है कितना नीचे तक इसकी खुदाई करनी है और कहाँ से इसको जो है बेसमेंट इसका कितना अंदर देना है, जिससे कि अगर अर्थक्वेक आए ना तो ये बिल्डिंग गिरे नहीं। और एक लिमिट होता है, यानी कि आप देखो आपके घर जो भी होंगे जितनी अंदर अंदर ड्रिल होगी, यानी कि अर्थ के अंदर जितनी ड्रिल होगी उसके हिसाब से बता दिया जाता है कि आपकी इस बिल्डिंग में जो है ना 3 मंजिला होगा, 4 मंजिला होगा, ओके 5th फ्लोर तक जा सकता है, ये आपका जो है बिल्डिंग 6th फ्लोर तक जा सकता है, उसके बाद जो है डैमेज है अर्थक्वेक आएगा तो गिर सकता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो भी बिल्डिंग बन रहे हैं, जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो डैम हो, रोड हो, पुल्स हो, ब्रिजेस हो, वो इस तरीके से बनाना है कि अर्थक्वेक आए और जाए लेकिन वो नुकसान ना हो, क्योंकि इससे सरकार को ह्यूज लॉस होता है, लोगों की जान माल की भी क्षति होती है। कई बार आप देखो कि आप अगर रोड पर भी हो तो अगर पुल गिर जाए या फिर जो है वो इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी वायर वाला जो तार होता है वो गिर जाए, या फिर आप देखो बहुत सारे चलो पेड़ इन्वायरमेंट की चीज़ें छोड़ देते हैं, बिल्डिंग ही आपके ऊपर गिर जाए तो इससे क्या होता है कि काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग करनी है और रिट्रॉफिटिंग करनी है लाइफ लाइन एंड प्रायोरिटी स्ट्रक्चर। यानी कि हमें जो है ना आज के डेट में जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ इन्वेंट्री चीज़ें डेवलप करनी है। साथ ही हमें ये देखना है
जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसी समय हमें एक्सेस कर लेना चाहिए कि कितना वल्नरेबिलिटीज़ है, यानी कि जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रायोरिटाइज देनी है कि पुरानी जितनी भी बिल्डिंग है, पुराने जितने डैम है या फिर ब्रिजेस है, तो उसको फिर से मरम्मत कराने की ज़रूरत है। तो ये भी चीज़ें देखनी है। थर्ड है रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। इट मीन्स कि जो सिस्मिक डिज़ाइन कोड है उसको हम लोग और भी ज़्यादा ये रेगुलेट करें। म्यूनिसिपल एक्ट है, बहुत सारे कानून हैं, जैसे म्यूनिसिपल एक्ट हो गए, रेगुलेशन हो गए, बाय लॉज हो गए, तो कानून को भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और कानून में ये सारी चीज़ें होती है कि कैसे हम लोग जो है बाय लॉज यहाँ पे चीज़ों को टैकल कर सके। तो वही चीज़ें हैं कि डिजास्टर को तो नहीं रोका जाता, लेकिन डिजास्टर के बाद होने वाली क्षति को ज़रूर रोक सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ आप देखो कि जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल हैं उनकी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंसिंग की बात हो गई, या फिर रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पार्टिसिपेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। और जितने भी कानून इससे रिलेटेड है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया है 2005 का, तो ये क्या है कि जितनी भी डिजास्टर आती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे अलग फॉर्म किया जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो स्टेट लेवल पे जितनी भी डिजास्टर होती है तो उसको मैनेज किया जाता है इस अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जो कानून है इसको भी इन्फोर्समेंट करना है। फोर्थ वन है कि अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस हो। जहाँ पे भी जिस जगह पे भी हो, आप हो खुले मैदान में हो तो आपको क्या करना चाहिए, घर पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको तरीके से लोगों को बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है। जैसे आप देखो कि एजुकेशन को लेकर ट्रेनिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। स्कूल में एजुकेशन और जो कॉलेज है इसमें हम लोग को यहाँ पे बेटर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, अर्थक्वेक के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए कि कैसे जो है हम पहले पता कर सकें। जैसे आप साइक्लोन का देखते हो कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होती है, बारिश के लिए इंस्ट्रूमेंट होती है कि जहाँ पे आपका सी लेवल राइज हो रहा है, ये आपका 48 घंटे पहले 72 आवर्स पहले पता चल जाता है। ये ऐसी टेक्निक आपको अर्थक्वेक के लिए भी देखने को मिलेगा कि डार्ट सिस्टम है शायद, जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि हाँ इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाले हैं, बट वो इतने एक्यूरेट नहीं होते। एक्यूरेट कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं होता है कि कितने मैग्नीट्यूड से और कितने इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि हम उस तरीके से जो है अपने हिमालय वाले रीजन में या फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। नेक्स्ट है और लास्ट है इमरजेंसी रिस्पांस। अगर कहीं पे डिजास्टर आ गए हैं, अर्थक्वेक आ गए हैं और लोग आप समझो कि फंसे हुए हैं कहीं पे, वो निकल नहीं पा रहे, तो जल्दी से जल्दी हमें इमरजेंसी रिस्पांस करने की ज़रूरत है। हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो उसके द्वारा एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें आप देखो कि रिस्पांस जो इमरजेंसी रिस्पांस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे कहीं पे भी इमरजेंसी हो, कोई भी डिजास्टर हो, तो आप लोग देखते हो कि ये ग्रीन कलर का जैकेट पहन के पहुँच जाते हैं। और हर राज्य में भी ये आपको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ और भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम होते हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सो दीज आर द 6 पिलर्स जो कि यहाँ पे एनडीएमए के द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हमारा क्या क्या स्टेप्स हैं, हमने क्या क्या काम किया। तो 2 बॉडी आपको याद रखना है, एक तो है CDRI एंड सेकंड वन इज़ ISDR। तो CDRI के बारे में देखें, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 2019 में क्लाइमेट एक्शन सबमिट हुई थी, तब उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर इंडिया के द्वारा ही अगर हम लोग कहें तो हम लोग इसको लॉन्च किए थे, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये ऊपर हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल 9 है, गोल 9 मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, तो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ऐसे बिल्डिंग्स बनाना, ऐसे डैम बनाना, ऐसे रोड ब्रिजेस सब कुछ कंस्ट्रक्ट करना जिससे अगर कोई भी डिजास्टर आए, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, वो टूटे ना, अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय ना हो, अल्टीमेटली वो बर्बाद ना हो। बस उस तरीके का हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है कि वो इस सारे डिजास्टर को सह सके, ठीक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका कोलैप्स होता है, बहुत सारे सड़कें टूट जाती है, ब्रिजेस गिर जाती है, तो उससे सरकार को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इसको बनाने में भी आप देखते हो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है और काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है गोल 9 याद रखना है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिजास्टर से बचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो किसके अंदर आता है, गोल 9। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आपको टोटल 17 गोल देखने को मिलेंगे। और कब तक इसे हम लोग को टारगेट अचीव करना है, तो 2030 तक इसकी जो सारी टारगेट है उसे हम लोग को अचीव करना है।
अगर हम लोग कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअली इसमें मल्टी कंट्री है, बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका एम है कि एक तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, साथ ही अगर इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज है तो उसको शेयर करना। इट मीन्स कि जो भी आपका रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी कंट्री को कोई भी बेटर टेक्निक पता हो, कोई बेटर आइडिया हो, तो वो एक दूसरे के साथ जो है कंट्रीज़ यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि इंडिया के द्वारा क्लोजली काम किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन में। तो ये आपका CDRI है, ये ISDR है। एक्चुअली ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसमें कि कुछ एक्शन को प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप देखो डिजास्टर से जो सोशल वल्नरेबिलिटीज़ आती है और जो नेचुरल हैज़ार्ड का रिस्क है वो कहीं ना कहीं हमें कम करना है। आप देखो कि कोई लोग हैं जैसे कि जो उड़ीसा वाले कोस्ट में लोग रहते हैं, साइक्लोन से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो साइक्लोन आने से कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि उनके रहने का जो घर है वो कई बार बह जाता है, टूट जाता है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं। तो वैसे लोग जिनकी यहाँ पे सोशल वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल रही है, इसे कम करना है। और जो नेचुरल हैज़ार्ड से जो रिस्क होता है इस तरीके का कि किसी का प्रॉपर्टी ही ख़त्म हो जाए, यानी कि जितने भी पैसे आप सेव करके रखे हो, फ्लड आया और सारे पैसे भीग गए, बह गए, तो कैसा लगेगा। तो इसलिए नेचुरल हैज़ार्ड का जो रिस्क है इसे भी हमें कम करना है। और टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल डिजास्टर जितने भी है इन सब को रिलेट करते हुए यहाँ पे हमारा जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है। ओके, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अर्थक्वेक मैनेजमेंट इन इंडिया। ओके, एक टॉपिक यहाँ पे बच गया, टॉपिक नहीं, ये आपका छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न की जो अर्थक्वेक को मैनेज करना है हमारे भारत में, तो क्या क्या एरिया ऑफ कंसर्न है जिस पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब अर्थक्वेक आना है तो आप अगर घर पे हो, बाहर हो, ड्राइव कर रहे हो या फिर किसी भी सिचुएशन में हो तो आपको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बट द राइट थिंग कि आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये लोगों को बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कॉलेज में भी पढ़े होंगे, सॉरी स्कूल में भी पढ़े होंगे कि हाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से अगर साइक्लोन अर्थक्वेक आती है तो आप घर पे हो तो कॉर्नर पे आप खड़े हो जाओ, या फिर अगर आप लोग का बेड या फिर टेबल बहुत स्ट्रांग है तो उसके अंदर आप लोग छुप जाओ, या फिर अगर आप लोग बाहर हो तो बाहर ऐसे जगह पे जाओ जो खुला हो, चारों ओर बिल्डिंग ना हो, क्योंकि बिल्डिंग्स पे गिरने का डर होता है बहुत तरीके का। तो खुले मैदान में आप चले जाओ जहाँ पे बचने की उम्मीद होती है। तो इस तरीके से डूज एंड डोंट्स होते हैं। सेकंड है कि इनएडुकेट मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। आप देखो कि बहुत सारे कानून भी होते हैं लेकिन उसको इन्फोर्समेंट भी उसकी बहुत डिले होती है, नहीं भी होती है। साथ ही सिस्टम ऑफ जो लाइसेंसिंग है इंजीनियर्स और मैसोन का, इसकी कमी देखने को मिलती है। साथ ही अर्थक्वेक रेसिस्टेंस जो फीचर्स है हमारे नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन में, तो इसकी कमी देखने को मिलेगी। फॉर्मल ट्रेनिंग की कमी देखने को मिलेगी, वो भी प्रोफेशनल्स में जो भी अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में। साथ ही एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस में भी कमी देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे रिस्पॉन्स कैपेसिटी है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ग्रुप में, तो इसकी भी चीज़ें हम लोग को जो है ना एक अच्छा खासा प्रिपेयर्डनेस नहीं होता है, हम लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, इस चीज़ की कमी आपको देखने को मिलती है। साथ ही अगर NDMA की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का था, जिसमें आप देखो कि ये बॉडी को क्रिएट किया गया है और इस बॉडी को हमारे प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर जी है उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। और माना जाता है कि हमारे देश में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे ऊपरी मतलब सुप्रीम बॉडी है, अपेक्स बॉडी है। यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि बहुत सारे कानून हैं जिसमें पॉलिसीज़ है, प्लान है, गाइडलाइंस है, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए। तो वो इंश्योरली जो है वो आपका टाइमली हो, साथ ही इफेक्टिव रिस्पांस करे। जितनी भी तरीके की अगर डिजास्टर आती है तो एटलीस्ट ये जो अथॉरिटी है, ये जो बॉडी है, ये टाइमली जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स भी करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अर्थक्वेक मैनेजमेंट आपको सही से पता चल गया कि आसाम में आया है। एक रिपोर्ट भी हम लोग डिस्कस कर लिया, अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क जोन, रिस्क इंडेक्स, और बहुत सारे जोन को हम लोग ने डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे रिस्टर स्केल, मर्काली स्केल के बारे में देखें। अर्थक्वेक मैनेजमेंट जो इंडिया में है वो उसमें क्या क्या है, सिस्मिक कोड है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, एंड यहाँ पे NDMA की गाइडलाइंस भी देखे जो कि 6 पिलर्स बताया गया है, तो उसको डिस्कस किए। साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी हम लोग सही तरीके से यहाँ पे देख लिए। 2 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए एक और बात आप लोग से शेयर करनी है। एक्चुअली इस वीडियो को मैं कल ही रिकॉर्ड की थी कि आज आपको 4 बजे मिल जाए, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं रिकॉर्ड कर ली और अपलोड भी कर दी थी, बट उस समय मैं सोची कि खुद ही सुन लूँ, तो एक बार सुन लेती हूँ। तो उसमें मुझे पता चला कि ये जो सेकंड है क्लाउड बर्स्ट वाली जो टॉपिक है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे आवाज़ गायब हो गए। और बीच बीच में जो हम लोग अर्थक्वेक मैनेजमेंट भी जो मैं डिस्कस करी थी उसमें
उसमें भी बीच बीच में छोटे छोटे स्लॉट में 2 मिनट में 3 मिनट में ऐसा था कि पता नहीं आवाज़ जा रहा था, आ रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर फाइनली मुझे कल रात में टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी मुझे फुर्सत मिला है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि बीच बीच में अगर एक जैसे ये क्लाउड बर्स्ट वाली टॉपिक तो पूरी ही वॉइस गायब हो गई, तो मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट इससे पहले वाली जो आर्टिकल थी उसमें बीच बीच में अगर आवाज़ गायब हो जाते हैं ना, तो उसको कट करना, पेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब कि ये टाइम टेकन काम है। ओके, तो होपफुली कि आज आपको रात तक तो मिल जाए। मैं 10 बजे तक आप लोग के पास इस लेक्चर को ज़रूर प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी, जिससे कि आज का आपका ये छूटे ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड बर्स्ट समझते हैं। क्लाउड बर्स्ट कहने का मतलब होता है कि बादल का फटना। ठीक है, प्यार से इसे कहते हैं कि बादल का फटना, इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। रिसेंटली काम हुआ है तो उत्तराखंड के चामोली, टेहरी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। आई होप कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था न्यूज़ में जो वीडियो आ रही थी कि बादल फटने से बहुत सडन बारिश हुआ, फिर वहाँ पे दिक्कत हो गई थी। तो ये सारे एरिया है। क्लाउड बर्स्ट कहने का मतलब है कि तुरंत, यानी कि जो क्लाउड है वो इतना हेवी हो चुका है वाटर ड्रॉपलेट से कि वो अब टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और तुरंत फटता है और एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। बहुत तेज़ की बारिश होती है, और तेज़ की बारिश होती है तो शॉर्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कम जगह पे ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एरिया जो कवर किया जाता है वो बहुत शॉर्ट होता है, और यहाँ पे आप टाइम देखो तो वो बहुत कम टाइम के लिए भी होता है। आप बस इतना अनुमान लगा सकते हो कि मान लीजिए कि आपके एरिया में जैसे अभी मानसून आ रहा है, तो काफ़ी जगह मानसून आ चुकी है, तो आपके एरिया में लगातार जो 4 दिन बारिश हो रही है, कंटिन्यूस जो बारिश होती है, तो उससे जो पानी जम जाता है आपके एरिया में, ये जो क्लाउड बर्स्ट है ना, वो 4 दिन का जो बारिश है उसको 2 घंटे में या 3 घंटे में उतनी बारिश हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से बारिश होती है और उसके कारण कितना ज़्यादा पानी लग जाता होगा या जम जाता होगा। ठीक है, अगर हमारे IMD है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा कहा गया है कि क्लाउड बर्स्ट कहने का मतलब है कि 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है 1 घंटे में इतनी बारिश होती है, वो भी 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर तक ही। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको प्रिडिक्ट करना। जैसे अभी कहा जाता है ना कि हाँ, मानसून 1 जून से आएगा, जून से आएगा या फिर 4 जून से आएगा, तो ये प्रिडिक्ट करते रहते हैं हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बट क्लाउड बर्स्ट को डिटेक्ट तो छोड़िए, प्रिडिक्ट कर पाना, यानी कि पहले से अनुमान लगाए कि किस एरिया में कहाँ हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट इसलिए है आज की डेट में क्योंकि ये आपको छोटे से जगह पे कभी भी देखने को मिलेगा और टाइम स्पैन बहुत कम होता है, तो इसलिए आज की डेट में ये डिफ़िकल्ट है। देखते हैं ये, जैसे अगर ये भी चीज़ें फ्रिक्वेंट होने लगी तो इसके पीछे भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है आपका निकल कर आ जाएगा। साथ ही आप ये देखो, काफ़ी जनरली कॉमन है हमारे देश में। और कहाँ, जब हमारे जून में इस महीने आप देखो कि साउथ वेस्ट मानसून का जब सीज़न होता है, अभी मानसून आ चुका है, तो इसके कारण ये देखने को मिलता है कि क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून कहने का क्या मतलब है, अब ये आप देखो, ये हमारा जो है सदर्न इंडिया है, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसे वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, इसे ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, और ये साउथ है। तो साउथ तो ये डायरेक्शन है और ये वेस्ट है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट यानी कि जो मानसून आता है, वो यहाँ पे केरल वाले रीजन में सबसे पहले 1 जून को हिट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये कर्नाटक है, ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से तो ये आपका हिट होता है 1 जून को, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे केरल का ये जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून होता है जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आप लोग समझिए। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये जो केरल वाली कोस्ट होती है यहाँ पे, इसका क्या नाम है, एक शुभ नाम है। साथ ही आप लोग को ये कोस्ट का भी नाम बताना है कि जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक वाली जो यहाँ पे कोस्ट है वो कवर होती है। तो ये 2 कोस्ट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यही नोडल एजेंसी है, यही यहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन का जो है काम करते हैं। क्योंकि हमारे देश में किसी भी तरीके का अगर डिजास्टर आता है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बॉडी है। लेकिन फैक्टर्स क्या है, क्यों क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं? तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रही है। जितना तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपको ये प्रोसेस तो पता होगा कि जितने भी ओशन है, रिवर्स है, इससे जो पानी है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाते हैं और ये क्लाउड फॉर्म करते हैं। और जब ये इवापोरेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं और क्लाउड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि बारिश होकर फिर वो पानी वापस से नीचे आ जाती है। तो इसे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण
कारण जो है आपको ये देखने को मिल रहा है कि कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे बहुत हेवी क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं। सो ये भी कारण है। सेकेंड वन इज़ क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली इस तरीके की जो हमें घटना देखने को मिल रही है ये इतना कैजुअल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लाइमेट चेंज है, इसके पीछे रीज़न। थर्ड यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन, जो हिल प्लेन्स हैं, जो आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, जैसे ये उत्तराखंड है तो ये पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं, तो जो हिल एरियाज़ है ना, माउंटेनियस एरिया है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के कारण भी ये रीज़न होता है। साथ ही साथ कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन एंड रिवर बैंक, जो रिवर आपको देखने को मिलता है उसके चारों ओर आप देखोगे तो कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ये ईंट पत्थर से उस चीज़ को रोक देते हैं। तो मे बी यहाँ पे क्या होता है ना कि फ़्लो नहीं हो पाता है पानी, बारिश जब तेज़ी से होती है तो उससे फ्लड हो जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, लेकिन पानी फ्लो करने का रास्ता जाम हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन है। अब ये डिफॉरेस्टेशन कैसे फैक्टर हो गया क्लाउड बर्स्ट के लिए, तो आप ये समझिए कि जितना ज़्यादा हरियाली है आपके एरिया में, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर है, इससे क्या होता है ना कि फॉरेस्ट और ट्री जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सिंक करती है, और इससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल होता है, वातावरण थोड़ा कूल होता है, और ये जो फॉरेस्ट है वो ये काम करने में सक्षम होते हैं। तो उससे क्या होता है, आज के डेट में आप देखो कि ये पेड़ जो है काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है, हीट बढ़ रहा है, इवेपोरेशन की मात्रा बढ़ रही है, और इसी के कारण क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ठीक है, सब कोई एक दूसरे से रिलेटिव है, तो ये चीज़ें समझने का कोशिश कीजिएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब समझते कि होता कैसे है, ये समझते इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्लाउड बर्स्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये फिगर देखिए, ये हिली एरिया है, ये हमारा हिमालय है, यहाँ पे क्या है कि वार्म एयर है, ये ऊपर की तरफ उठती है, गर्म जो हवा है और उसमें ह्यूमिडिटी होती है, थोड़े मॉइस्चर भी होते हैं, ये हवा ऊपर उठती है। उसके बाद आप देखो कि कंटिन्यूस इससे जो है ना क्लाउड फॉर्म होते हैं। क्लाउड फॉर्म होते होते आप देखो कि यहाँ पे अपर एयर जो है उसकी कमी होती है, यानी कि अपर एयर इसको रोक नहीं पाती है। ये जो नीचे से गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, और इसके साथ साथ आपका वाटर वेपर के थ्रू पानी भी ऊपर की तरफ ये वेपर के फॉर्म में वो बढ़ते जाता है, और उसके कारण जो कंसंट्रेशन है ये आपका क्लाउड का ये बढ़ते जा रहा है, और इसके कारण आप देखो पानी की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका सडन जल्दी जल्दी ये डाउनपोर ऑफ वाटर हो रहा है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि जो क्लाउड है वो फॉर्म हो चुका है, और ये इतना हेवी हो चुका है ना कि ये तुरंत फट जाता है, बादल फट जाता है। यानी कि आप देखो कि एक्सट्रीम जब कोई भी पानी आप बॉटल में रखते हो, पूरा आप बॉटल को जो है वो आपके ढक्कन तक, जब उसका कैप होता है वहाँ तक पानी भर कर आप उसको बर्फ़ में डाल दो, बर्फ़ में आप डालोगे ना तो उससे क्या होता है ना कि पूरा वो आपका आइसी हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप उसका ढक्कन खोलोगे तो वो पूरा बर्स्ट होकर पानी जो है वो बाहर निकलता है, यानी कि उसमें अगर थोड़ा सा लिक्विड पानी भी है और पूरी तरीके से नहीं वो आइसी है, तो उससे आपका एकदम पानी जो है ना वो सडन बाहर निकलता है। इट मीन्स क्या हो गया कि वो क्लोजली पैक्ड हो गया, उसको जगह ही नहीं मिल रहा है, वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे क्लाउड भी भारी हो जाते हैं, जिसके कारण ये आपको सडन देखने को मिलता है कि हाँ ये बारिश हो गई। अब यहाँ पे किस तरीके के क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा बहुत तरीके के क्लाउड होते हैं, स्ट्रैटस क्लाउड होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं, निम्बस क्लाउड होते हैं, बट यहाँ पे जो क्लाउड रिस्पॉन्सिबल है वो है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि यहाँ पे आपका जो हिली एरिया देखने को मिल रहा है, ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये सिर्फ हिली रीजन में ही होती है, ये प्लेन में भी होती है। ठीक है, प्लेन वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा कहा जाता है कि हाँ हिली रीजन्स में ये रिस्पॉन्सिबल है। चलिए ठीक है, कुछ पॉइंट के बाद आप देखो कि जो रेन ड्रॉप है ना वो बहुत हेवी हो जाता है, जो फेनोमेना मैं आपको बताई वही चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन जो एनर्जी है क्लाउड बर्स्ट को यहाँ पे नेसेसरी फॉर क्लाउड बर्स्ट, जो कि अपवर्ड मोशन ऑफ एयर के कारण है, तो क्लाउड बर्स्ट जो है वो आपका एलिवेशन आप देखोगे तो 1000 से 2500 मीटर तक है, यानी कि सी लेवल से अगर हम लोग देखें तो कितने ऊंचाई में ये क्लाउड बर्स्ट होता है, तो 1000 मीटर से लेकर आपका जो है 2500 मीटर तक है। ठीक है, और मॉइस्चर यूजुअली आप देखो कि लो प्रेशर एरिया सिस्टम से ही आपका जाता है, और गैंगेटिक प्लेन के ऊपर आपको अधिकतर ये देखने को मिलेगा। समटाइम्स जो ये विंड होती है ना ये आपका नॉर्थ वेस्ट से ये आपका फ्लो होता है, और क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे आपका अक्रेंस होता है, इसी के कारण देखने को मिलता है। ओके, तो ये पूरा सिनेरियो है जो कि आपको अगेन यहाँ पे समझ में आया। लेकिन क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बादल फटता है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है? अभी मैं बोली कि फ्लैश फ्लड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको बाढ़ वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। एक छोटे से जगह में अगर आपका 1 घंटे में 100 मिलीमीटर के हिसाब से अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे पूरा पानी जमाव हो जाता है, फ्लड आ जाते हैं, लैंडस्लाइड होने की चांसेस है। जैसे ये हिली टेरेन में आपका जो है इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस से पानी के कारण जो आपकी ऊपर वाली मिट्टी है वो बहेगी, इरोजन आपका फॉर्म हो जाएगा, फर्टाइल सॉइल हमारी जो है वो बह के
नीचे आएगी, उसके कारण आप देखो कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो है उसकी जड़ें ढीली हो जाती है तो वो गिर जाते हैं, बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं, और इसके कारण जो इरोजन होता है, ऊपर से आप प्लेन एरिया में भी देखो जब इरोजन होना स्टार्ट होता है तो यानी कि अपर लेयर जो सॉइल की होती है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो इरोड होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर लैंड का वो यहाँ पे कम हो जाती है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नो डाउट आप देखो इस तरीके का जो लैंडस्लाइड होता है, इवन जो ये आपका क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था कि लोगों की जान तक चले जाती है, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तबाही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बट वे फॉरवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है कि रडार नेटवर्क, यानी कि हम लोग को क्लाउड बर्स्ट को मॉनिटर करना ज़रूरी है, और इस यहाँ पे हम लोग को ज़रूरी है कि जो डेंस रडार नेटवर्क है उसे हम लोग को लगाना होगा क्लाउड बर्स्ट के ऊपर, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट वाला एरिया है कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस एरिया में आ रहा है, या फिर जब आपकी जैसे ये चामोली टेहरी वाले डिस्ट्रिक्ट में अगर ये क्लाउड बर्स्ट आया है तो इट मे बी पॉसिबल कि कमिंग फ्यूचर में ये आपको फिर से देखने को मिले। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रडार नेटवर्क तो लगा सकते हैं जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल हो, जिससे कि एटलीस्ट स्मॉल स्केल में भी, छोटे जगह पे भी, छोटे एरिया को भी, इवन 10 किलोमीटर स्क्वायर को भी हम लोग यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। सेकंड है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस करना होगा, यानी कि आप देखो कि कोपेनहेगन का जो क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान है उसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है, और क्लाउड बर्स्ट के लिए एक मास्टर प्लान लाने की ज़रूरत है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट है, ये जो फ्रेजाइल शॉप्स है या फिर इस तरीके की स्ट्रीम के अलॉन्ग आपको देखने को मिलेगा कि जो कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट है उसको हम लोग को अवॉइड करना है, और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जो ग्रामीण एरिया में लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर उनके एरिया में ये क्लाउड बर्स्ट आता है या फिर अर्थक्वेक भी आता है या फिर साइक्लोन भी आता है तो एटलीस्ट वो अपनी सुरक्षा कर सके, जो डैमेजेस है वो कम से कम हो, क्योंकि आपका जो ये डिजास्टर आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये भी सच है कि डिजास्टर को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उससे होने वाली जो डैमेजेस है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाउड बर्स्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लिए, तो फैक्टर्स भी देख लिए, कैसे ये आपका राइज होता है, मैकेनिज्म भी देख लिए, इम्पैक्ट भी देख लिए, एंड वे फॉरवर्ड भी देख लिए। सो गाइज़ यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट प्लस यहाँ पे हमारी जो ज्योग्राफी की लेसन थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज़ के साथ। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल हुई होगी, तो आप लोग उसके लिए हमें लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेली यहाँ पे 4 बजे विजन आईएएस के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। इस टाइम पे नहीं, आज तो रात हो गया, कल मिलेंगे 4 बजे, तो उसके लिए थैंक यू।